हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स का लेक्चर 2 और इसके अंदर स्टडी करेंगे हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एसेंट्रिक एंगल, फोकल कोड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहले बताते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कैसे आते हैं। पहला पॉइंट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड एसेंट्रिक एंगल। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एंड एसेंट्रिक एंगल, फिगर से समझाता हूं पहले इस बात को मैं। पहले इसकी फिगर एक्सप्लेन करता हूं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते क्या है और एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, ये एक्चुअल दिमाग में बैठ जाना चाहिए पूरी तरह से। एक इलिप्स और एक बनाते हैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल। जो सर्कल इसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके बनाया जाता है उसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ये लिए इस तरीके से, ये वाई एक्सिस और ये है इसकी एक्स एक्सिस। अब सारी कंडीशन को बहुत ध्यान से देखना। ये सेंटर 0 0 होता है, एक्स एक्सिस, यह इसकी वाई एक्सिस, और इलिप्स था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। यह कैसा होता है, अगर मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का डायमीटर बन जाए तो बन जाता है ये ऑक्सिलरी सर्कल। तो जरा बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी इसकी ए के इक्वल। क्यों रेडियस ए क्यों होगी? क्योंकि इसका डायमीटर मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। अब इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, इस पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं सर्किल पर। सर्किल के पैरामीट्रिक निकालते थे, रेडियस ए है तो इसके पॉइंट सपोज करो इसका नाम पी डैश है। ये होगा, अगर ये एंगल फाई है तो होगा ए कॉस फाई, ए साइन फाई। यह है सर्कल के पैरामीट्रिक। मगर मुझे तो इलिप्स के पैरामीट्रिक चाहिए, तो बस पी डैश से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये लीजिए जी, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है पी का कोऑर्डिनेट। ध्यान से देख लीजिए, ये पॉइंट कहलाता है पी, जो इलिप्स के ऊपर है। तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस फाई। अब जब ए कॉस फाई पुट करते थे इलिप्स के इक्वेशन में, वाई कितना जाता है? ये आता है बी साइन फाई और फाई। तो ये कहलाते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ए कॉस फाई कॉमा बी साइन, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट को इलिप्स के इक्वेशन में पुट करके हम निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ए कॉस फाई बी साइन फाई। और फाई कहलाता है एसेंट्रिक एंगल। एक बात को ध्यान से रखना, अगर कहीं पर भी कंपटीशन में एसेंट्रिक एंगल का क्वेश्चन आ जाए, पहले सर्कल बनाना। क्यों? ये एसेंट्रिक इलिप्स का तो होता है, मगर इलिप्स की इसकी कोई कंडीशन नहीं, ये आता है केवल सर्कल की हेल्प से। अगर पेपर में कोई भी टफ मेन या एडवांस में क्वेश्चन आ जाता है एसेंट्रिक एंगल के ऊपर डिपेंड, तो पहले उसका ऑक्सिलरी सर्कल बना करके फिर कंडीशन बताना। तो ये आ गया इसका एसेंट्रिफायर। अब इसकी बात होती है, अब एक पॉइंट पहले, अगर मान लीजिए इलिप्स के ऊपर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट है इलिप्स के ऊपर, किस तरीके से बताता हूं जरा मैं तुम्हें, फिगर के थ्रू बताता हूं। सपोज कीजिए इलिप्स है ये, इसके ऊपर दो पॉइंट हैं। एक का नाम है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और दूसरे का नाम है ए कॉस फाई बी साइन फाई। तो ये कहलाएगी इलिप्स की कोड। कोड का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू। पी क्यू कोड का इक्वेशन रट लेना इसे। ये होता है एक्स अपॉन ए, सोल्व तो कोई भी कर सकता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5/2।
ये आता है जिसको तुम्हें याद कर लेना चाहिए, बहुत काम आता है जीवन में ये। इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू कोड का इक्वेशन, अगर ये a cos थीटा b sin थीटा, ये a cos फाइव b sin फाइव, कोड का इक्वेशन ये होता है इसका। अब कंडीशन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। कोड का इक्वेशन आने के बाद हमें क्या क्या फायदा होगा देखिए जरा कंडीशन में, फिगर के द्वारा फिर देखिए बात को। फिगर और बड़ी कर लेते थोड़ा सा। अभी हमने निकाला फोकल कोड का इक्वेशन, और एक बात कोड का इक्वेशन अगर ये फोकल कोड बन जाए, अगर ये बन जाए फोकल कोड, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। P a cos थीटा b sin थीटा a cos फाइव b sin फाइव, अगर ये फोकल कोड हो जाए, फोकल कोड है तो फोकस से पास होगी a जीरो से। इफ p q इज फोकल कोड, तो बस उसमें x को a y को जीरो पुट करेंगे तो रिलेशन आएगा। कंपटीशन में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, tan थीटा बाई 2 tan फाइव बाई 2 e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, बहुत ज्यादा आता है कंपटीशन में। ये आ गया रिलेशन। अगर ये फोकल कोड की बात करेंगे a जीरो से पास होती है, अगर कंपटीशन आ जाए माइनस a जीरो से पास, बस इसमें e को माइनस e से रिप्लेस कर देना। अब बात करते हैं टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट x1 y1, पुरानी बातें पहले से बताने लगातार, एक्स स्क्वायर को x1 y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एट फाइव पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो पढ़ाया था अभी, a cos फाइव b sin फाइव पर क्या हो जाएगा, x अपॉन a cos फाइव प्लस y अपॉन b sin फाइव इक्वल टू 1। ये x1 y1 पर और ये है 5 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप की फॉर्म में क्या होगी टेंजेंट, यानी कि m की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इसको याद करना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है m की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट होने की कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई इक्वेशन कहता है इसकी टेंजेंट है, किसी की वैल्यू फाइंड करो, तो लगाना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब करते हैं कंडीशन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन टचेज द कर्व। ये स्ट्रेट लाइन कर्व को, कर्व यानी कि एलिप्स को, पहले एलिप्स के सही रूप में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और लाइन है कि ये एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब कहता है देखिए यहाँ पर m है 4 के इक्वल ए स्क्वायर 2 स्क्वायर बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। कहता है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन टचेज, ये सर्किल की सॉरी ये इलिप्स की टेंजेंट है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ाया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर, तो आ गया 65। तो सी की कितनी वैल्यू आती है, 2 वैल्यू, रूट प्लस माइनस रूट 65। पूछा गया था बहुत पहले आईटी में क्वेश्चन आया था ये कि बताइए सी, जो पुराने क्वेश्चन आईटी के वही क्वेश्चन जेईई मेन में ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं। ऑन द इलिप्स द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू लाइन। अगर कभी पॉइंट की बात करें, पॉइंट क्या होगा, तो पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट पूछ रहा है एट x1 y1, पहले x1 y1 पर इसकी टेंजेंट क्या होगी, 4x x1 प्लस 9y y1 इज इक्वल टू 1। ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन, x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन। अब कहता है द पॉइंट एट विच दैट पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना है
स्लोप है इसका 8/9। अब m की फॉर्म में टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर यहां से देख लीजिए 1/4 a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा 1/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो y इज इक्वल टू आता है 8x/9 mx होता, मैंने m की वैल्यू डाल दी इसके अंदर, प्लस माइनस 5/9 और ये आ जाता है 8x माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अकेला प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस से कोई इफेक्ट, ये दोनों सेम है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि एक ही इलिप्स की हमने दो तरीके से टेंजेंट निकाली है, तो इलिप्स की टेंजेंट एक x1 y1 पर एक m की फॉर्म में कंपेयर करें। 4x1/8 y1 अपॉन -1 प्लस -1/5, तो आ जाता है प्लस -2/5 माइनस प्लस 1/5। तो आंसर ऊपर का साइन लेते हैं 2/5 माइनस 1/5, एक तो डी आ जाता है, नीचे का साइन माइनस प्लस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया, बी और डी दो आंसर आ जाते हैं। क्यों, अभी बात हुई थी हमेशा दो वैल्यू आती है निकल करके, जैसे एम की दो वैल्यू आई थी उसी कंडीशन से आगे निकल करके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द इलिप्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है देखिए कंडीशन में, फिगर बहुत ध्यान से देखा, फिगर से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये इलिप्स है जो इसने गिवन है, कोई भी टेंजेंट, पहले फिगर बना लेते हैं सही, वाई एक्सिस, ये इसकी एक्स एक्सिस जो फिगर में कहता जा रहा है, ये लीजिए ये एक्स एक्सिस, और कहता है इसकी कोई भी टेंजेंट है, ये लीजिए ये इसकी टेंजेंट है। फिगर को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सेंटर सी, ये एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, फिगर को ध्यान से देखिए। कहता है यहाँ पर कोई पॉइंट एज्यूम कर ले पैरामीट्रिक, a cos फाई b sin फाई, ये पैरामीट्रिक मैंने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर इसके। द मिनिमम एरिया इन्फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट फाई, यानी कि एट पी पर क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन, ये होगा जी x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b sin फाई इक्वल टू 1। ये x को a पर कट करता है, y को b पर कट करता है, तो बताइए x के लिए क्या होगा, x के लिए y 0 पुट कर दीजिए टेंजेंट के इक्वेशन में, ये आता है a अपॉन cos फाई, और y के लिए x को 0, b अपॉन साइन फाई, ये आ जाता है b अपॉन साइन फाई, ये आता है जी, ये a अपॉन कॉस फाई, ये b अपॉन साइन फाई। कहता है मिनिमम एरिया ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का मिनिमम एरिया चाहिए, तो बताइए एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू लीजिए a अपॉन कॉस फाई प्लस b अपॉन साइन फाई, तो आ गया ए बी अपॉन साइन 2 फाई, ए बी अपॉन साइन 2 फाई आता। मिनिमम कहता है डेल्टा मिनिमम चाहिए, और मिनिमम कब होगा जब नीचे वाला मैक्सिमम, तो ए बी आंसर आ गया। मिनिमम के लिए नीचे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर आ गया ए बी। फिगर बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। कहता है जी क्वेश्चन, द एरिया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट की बात कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा, तो क्या करते हैं क्योंकि सिमेट्री होती है तो हमें क्या करना होगा, केवल फिगर के अकॉर्डिंग पहले हम एक का एरिया निकालकर 4 टाइम्स कर देते हैं उसका। अगर क्वाड्रिलेटरल कहता है, देखिए दो लेटस रेक्टम होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए पहले, सबसे पहले हम ये लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाती हैं। लेटस रेक्टम मान लीजिए ये इसकी लेटस रेक्टम है, ऐसी इधर भी लेटस रेक्टम होगी, ये भी लेटस रेक्टम है। अब इस पर टेंजेंट की बात करता है, एक टेंजेंट तो इधर से आती है, एक इधर से, ये लीजिए जी 4 टेंजेंट बना देते हैं पहले।
चारों कंडीशन की 4 टेंजेंट। अब ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। देखिए जी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया तुम्हारा। इसके पॉइंट होते हैं AE, बी स्क्वायर बाई ए। तो अगर हम इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, सॉरी, इसके हम पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम AE, बी स्क्वायर बाई ए एक के निकाल लेते हैं बस। AE अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद होगा, बी स्क्वायर बाई ए 5/3। तो ये आ गया मेरे पास 2, 5/3 AOB। बस इसका एरिया निकालना और उसका 4 टाइम्स कर देना। एरिया निकालकर क्वाड्रेटिक 4 टाइम्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, नाम रख दो P, एट P यानी कि 2, 5/3 नॉर्मल टेंजेंट एट x1 y1 पर निकालते हैं। जैसे x1/2 प्लस y1। अब x को कहां पर कट करता है, y को 0 रख देते हैं तो आता है 9/2, 0। y को कहां कट करता है, x को 0 रख देते हैं इसके अंदर तो आता है 3। तो बताइए एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, 4 टाइम्स 1/2, 9/2 इंटू 3 तो 27 इसका आंसर आ जाता है। ये आ गया आंसर इसका डी, आंसर 27 आ जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू द इलिप्स। ये देखो जेईई मेन 19 में आया, एडवांस में 2004 में आया। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स other than 4 vertices then the midpoint of the tangent intercept between the coordinate axis। बहुत अच्छा। ये कहता है इसकी टेंजेंट, तो पहले हम कंडीशन को लिख लेते हैं, x² 2 प्लस y² 1 इक्वल टू 1। क्या कहना चाह रहा फिगर के अकॉर्डिंग, कहता है इसके टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है हमें। इसके टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फिगर को बहुत ध्यान से। टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस, कोई भी टेंजेंट है इसकी, ये मान लेते हैं टेंजेंट, किसी पॉइंट पर टेंजेंट, पॉइंट अपनी मन की इच्छा से, पैरामीट्रिक √2 cos phi sin phi, ये टेंजेंट आ जाती है ए बी पर। लिखिए ये P पॉइंट है, P पर टेंजेंट x/a याद होगा, x/a cos phi प्लस y/b sin phi इक्वल टू 1। a क्या होगा, x के लिए y को 0 रख दीजिए, √2 cos phi, √2 cos phi, और y के लिए x को 0, इसके अंदर x को 0 रखिए, 1 sin phi। अब कहता है इसके मिड पॉइंट सपोज करो मिड पॉइंट x, y है। अब इसका मिड पॉइंट हमें मालूम है ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है। तो 2x होता है √2 cos phi और 2y होता है 1 sin phi। अब तुम्हें लगाना है cos² phi प्लस sin² phi इज इक्वल टू 1। इट इज इम्प्लाइज दैट, तो आता है जी 2/4x² प्लस 1/4y² इज इक्वल टू 1। इट इज इम्प्लाइज दैट 1/2x² प्लस 1/4y² इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं। देखिए 1/2x² प्लस 1/4y² इज इक्वल टू डी, आंसर सही आ जाता है इसका। अब कंडीशन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स। इसकी टेंजेंट 5 पर देखो पैरामीट्रिक है, पुट करके देख लीजिए, तो x/a cos थीटा प्लस y/b लीजिए, ये आ जाती है इसकी टेंजेंट। टेंजेंट इज नॉट थीटा की वैल्यू 0 to π/2 देन द वैल्यू थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट
इस बार इंटरसेप्ट के सम की बात, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये जेईई मेन में। पिछले सारे क्वेश्चन इस टाइप के जेईई मेन में रिपीट हुए हैं, जरा ध्यान से देख लेना। सभी एक ही अप्रोच के क्वेश्चन है लगातार, कहीं पर कुछ बोल रहा है, अलग अलग कंडीशन बोलता जा रहा है। देखिए पहले बना लेता हूं फिगर। अब ये टेंजेंट है इसकी थीटा पॉइंट पर, ये टेंजेंट है जिसकी जो पॉइंट इसने गिवन है उस पर, ये ए पर कट करती है, बी पर कट करती है। तो जरा बताइए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स के लिए y0, जब y0 रखता था तो कितना आता है? √3 सेक थीटा। और y के लिए x0 बार बार निकालते जा रहे हैं, ये आएगा जी कोसेक थीटा। ये कहता है इंटरसेप्ट, हमसे कहा जा रहा है सपोज करो s है, सम ऑफ इंटरसेप्ट OA प्लस OB, तो दोनों को ऐड करें 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा आता है। अब मुझे इसका डिफरेंशियल कर लेना चाहिए, क्योंकि बात कर रहा है इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं, मिनिमम ds/थीटा डिफरेंशियल करके और 0 रख देना। सेक थीटा टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 0, तो टेन क्यूब थीटा आता है 1/3√3, यानी कि 1/√3 का होल क्यूब। तो लीजिए थीटा आता है इससे π/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने की अप्रोच, थीटा इज π/6, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए 0 से π/2 तक, वरना एक एंगल के दो वैल्यू आते निकल करके, एक रेशो की दो वैल्यू आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स ऑन एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट, क्या जी? पहले जनरल फॉर्म में x²/6, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x/a cos phi प्लस y/b sin phi इक्वल टू 1, ये कोई भी टेंजेंट है इलिप्स की। द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अच्छा 0 0 से इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, 0 0 से सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसका हमें लोकस निकालना है, XY मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, XY है इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब याद करो स्ट्रेट लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर की थ्योरी, x - 0 अपॉन cos phi/√2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, y - 0 अपॉन, एक मिनट, ये √6 है क्योंकि 6 है नीचे, sin phi/√2 इज इक्वल टू माइनस, याद होगा इमेज में 2 आता था, -1 अपॉन, नीचे दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें, cos² phi अपॉन 6 प्लस sin² phi/2। पहले दो रिलेशन को देखते हैं क्या आता है निकल करके। पहले दो रिलेशन से दो रिलेशन सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं, फिर कंडीशन को पुट करना, मुझे फाई को गायब करना है बस, चाहे कुछ भी करिएगा फाई को गायब। तो आता है जी, पहले दो को सोल्व कर लेते हैं, y cos phi/√6 x sin phi/√2, तो आता है tan phi किसके इक्वल आता है? देखो जरा यहाँ से, tan phi आता है, रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, y अपॉन x√3, ये आता है जी हमारे पास tan phi, y अपॉन x√3 tan phi आ जाता है। अब तुम्हारी कंडीशन कैसे भी सोल्व करिए, अब कंडीशन जब tan phi आ जाता है तो tan phi की कंडीशन किसी भी तरीके से सोल्व कर लीजिए। फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू cos phi/√6 और नीचे है जी cos² phi/6 प्लस sin² phi/6, ऊपर नीचे cos² phi से डिवाइड कर दीजिए sec phi/√6 और नीचे जी 1/6 प्लस 1/2 tan² phi आ जाता है, 1/6 प्लस 1/2 tan² phi। अब तुम्हें यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखिए जी sec phi कितना होता है, √1 प्लस tan² phi, 1 प्लस y² अपॉन 3x²,
और अपॉन में था इसके √6 अपॉन 1/6 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 यानी कि y स्क्वायर अपॉन 3/6x²। ये आती कंडीशन। सोल्व कर लीजिए आराम से और रिजल्ट तुम्हारा डायरेक्ट आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने कंडीशन निकाली, इस वाली फॉर्म को ध्यान से देख लीजिए एक बार। कैलकुलेशन कर देता हूँ इसके बारे में एक बार और मैं। देखिए जरा इसकी फाइनल कैलकुलेशन और कर देते हैं, क्या कहना चाह रहा है देखिए जरा। या रिपीट कर देता हूँ पॉइंट को। x = आया था cos 5 अपॉन √6 अपॉन cos स्क्वायर 5/6 प्लस sin स्क्वायर 5/2। अगर हम cos स्क्वायर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो ऊपर आता है sec 5/√6 और नीचे 1/6 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 ये आ जाता है जी। अब जरा दोनों साइड का होल स्क्वायर करें। जरा दोनों साइड का होल स्क्वायर करते हैं तो ऊपर आता है पहले फुल स्क्वायर से पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 और 10 स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी थी y स्क्वायर अपॉन 3x² /√6 पहले से चल रहा है ये अपॉन 1/6 प्लस 10 स्क्वायर 5 y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 6x²। ये था जी x के इक्वल, ये सब x के इक्वल चल रही थी थ्योरी। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आता है देखिए जरा 1/x√3 3x² प्लस y स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन है और कोई तरीका भी नहीं इसका सोल्व करने का। 1/√6 भी था अपॉन x² प्लस y स्क्वायर, ये अपॉन में 6 है, ये x और नीचे x² था तो x तो सारे कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल। और देखिए क्या आता है √6 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आता है x² प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x² प्लस 2y स्क्वायर। ये आता हमारा फाइनल जवाब। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर, ए सही इसका आंसर था। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन चलिए याद रख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक सोल्व कर लीजिए बस। तो ये था JEE मेन 2014 का क्वेश्चन। तो कभी कभी क्वेश्चन लेंथी भी आता है, तुमने देखा था। क्वेश्चन में कुछ नहीं, तुम्हें एक तो याद होना चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरी, वरना क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे फिर।